ठीक है ना, ओके। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो मिक्सिंग होती है वो दो तरह से होती है। पहला, अगर एक ही एटम के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हों, यानी कि एक ही एटम का 2s है और एक ही एटम का 2p है, सेम एटम के अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और अगर उनकी आपस में मिक्सिंग हो रही है, अगर इनकी आपस में मिक्सिंग हो रही है, तो इस तरह की मिक्सिंग्स को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। एक ही एटम की, क्या बोल रहा हूं मैं, एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिटल्स की जो मिक्सिंग है, दैट मिक्सिंग इज कॉल्ड बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन। इसे कहा जाता है, दिस मिक्सिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं इस मिक्सिंग को, राइट और नॉट। एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्स होते हो, लेकिन अगर दो अलग अलग एटम्स के, मान लीजिए एक एटम ए है और दूसरा एटम कोई बी है, और उन दो एटम्स, अलग अलग एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, मान लीजिए इसका भी कोई 2s ऑर्बिटल है और इसका भी कोई 2s ऑर्बिटल है, और अगर ये आपस में मिक्स हो रहा है, अगर इनकी आपस में मिक्सिंग हो रही है या ये आपस में मिक्स होने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी मिक्सिंग्स को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्सिंग्स। दीज आर कॉल्ड एमओ मिक्सिंग्स, और इन मिक्सिंग्स को समझा जाता है LCAO प्रिंसिपल के थ्रू, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रिंसिपल के थ्रू, और इन मिक्सिंग्स को हम लोग समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो दो तरह की मिक्सिंग्स होती हैं, एक ही एटम के डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स, ये ध्यान रहे क्या बोल रहा हूं मैं, एक ही एटम के अलग अलग एनर्जी की ऑर्बिटल, देखो अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल है, इनकी आपस में जो मिक्सिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और अलग अलग एटम्स की, दो अलग अलग एटम्स ये हैं, इनके ऑर्बिटल्स की, जिनकी एनर्जी लगभग सेम है, राइट, इनकी एनर्जी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, इनकी जो मिक्सिंग होती है आपस में, या ये जो आपस में मिक्स करते हैं, दैट मिक्सिंग इज कॉल्ड एमो मिक्सिंग या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्सिंग। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज एमो मिक्सिंग क्या होती है, एंड व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। यू शुड बी वेरी क्लियर ऑफ इट, आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए ये बात, राइट और नॉट बोलो बेटा जी। आइए मैं दोनों मिक्सिंग्स के बीच का आपको डिफरेंस समझा दूंगा। यहां पर मैं समझा रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, राइट, और यहां पर मैं समझा रहा हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्सिंग्स या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्सिंग्स। इसमें क्या होगा, एक ही एटम के अलग अलग एनर्जी लेवल, मतलब यहां कोई 2s एनर्जी लेवल है और यहां कोई 2p एनर्जी लेवल है, ये डिफरेंट एनर्जी के हैं, ये आपस में मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद लगभग सेम एनर्जी के, अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे, जिन ऑर्बिटल्स को, इन ऑर्बिटल्स को क्या कहेंगे, जो ऑर्बिटल मिक्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, और जो ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो कहानी होगी वो ये होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। इसका मतलब इनमें क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी गैप हाइब्रिडाइजेशन में कम होता चला जाता है। मींस अगर दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स, अगर दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिटल्स हैं और वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो मिक्स होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन में वो लगभग सेम एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। मतलब इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, इस तरह की कहानी में। और इस तरह की कहानी में क्या होता है, इस तरह की कहानी में दो एटम्स के अलग अलग डिफरेंट एटम्स के लगभग सेम एनर्जी ऑर्बिटल, अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद ये डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें से एक नीचे जिसे बॉन्डिंग बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, और एक ऊपर जिसे एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, जो आपको डिटेल में पढ़ना है। इस तरह से दो अलग अलग एनर्जी ऑर्बिटल्स क्रिएट हो जाते हैं। मींस इसमें उल्टा है, इसमें एनर्जी गैप घटता है और इसमें एनर्जी गैप बढ़ता है। मींस दो अलग अलग स्टोरीज हैं, एंटायरली अपोजिट स्टोरी। ये एक ही एटम के डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है टू गेट नियरली सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, और ये एक ही दो अलग अलग एटम्स के नियरली सेम ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है टू गेट डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स।
इस तरह की जो स्टोरीज हैं उनको हम मिक्सिंग। तो अब इनमें से पहली चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन। पहली चीज मैं पढ़ा रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडेशन, आइए पहले तो इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडेशन, बहुत काम की बात है, पूरी केमिस्ट्री में यूज होता है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें हाइब्रिडेशन की चर्चाएं नहीं होती एक्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें हाइब्रिडेशन की चर्चाएं ना होती हो। एंटायर इनऑर्गेनिक में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं हाइब्रिडेशन, उसमें भी बहुत जरूरत पड़ी हम लोगों को। और जिस भी चैप्टर में आप जाएंगे जगह जगह आपको ये हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। पहली बात ध्यान रहे, हाइब्रिडेशन इससे पहले मैं पढ़ाऊं ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, ये सब फालतू की फेकालॉजी मान लीजिए। फालतू की तो नहीं, काम की फेकालॉजी मान लीजिए। मतलब सारी फेकालॉजी है, कंप्लीट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम लोग कहानियां बुनेंगे, हम लोग स्टोरियां बनाएंगे। जितनी बेटर स्टोरी जो बनाएगा समझ लो उतना बेटर हाइब्रिडेशन वो सीखेगा। मींस कंप्लीट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग ये पढ़ते हैं। पहली बात, फर्स्ट थिंग। अच्छा, इसका बैकग्राउंड समझते हैं। मैंने आपको कार्बन का एक्साइटेड स्टेट बना के बता दिया था लास्ट क्लास में। अगर कार्बन का एक्साइटेड स्टेट बनाए तो वो कुछ इस तरह का बनता है। कार्बन का एक्साइटेड स्टेट बोलो बेटा जी, 2s1 2p3 टाइप का, इस टाइप का कार्बन का एक्साइटेड स्टेट बनता है। ये मैंने आपको बना के बता दिया था, बोलो बेटा जी। हाँ, अब अगर मैं मीथेन का फॉर्मेशन करना चाहूं, अगर मैं मीथेन बनाना चाहता हूं तो 4 हाइड्रोजन मैंने यहां पर भेजी, 1 2 3 और 4, और मैंने चारों हाइड्रोजनों से कहा जाइए और जाके जुड़ जाइए। लेकिन अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन इन हाइड्रोजन्स के दिमाग में रहेगा, वो ये, जब भी कोई हाइड्रोजन अपना 1s ऑर्बिटल लेके इनके साथ बॉन्ड बनाने जाए तो क्वेश्चन उठता है ये इसको प्रेफर करे, यानी कि ये यहां जाए, या फिर ये बॉन्ड बनाने के लिए इसको प्रेफर करे। कहने का मतलब, अगर किसी हाइड्रोजन को सेलेक्ट करना रहेगा कि वो किस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगी, तो सवाल उठता है वो इनमें से किस ऑर्बिटल को प्रेफरेंस देके जाएगी। वो टीपी 2p को प्रेफरेंस देके जाएगी या फिर वो 2s को प्रेफरेंस देके जाएगी। किसको प्रेफरेंस देगी ये हाइड्रोजन अगर कोई बॉन्ड बनाने जा रही है तो? क्लियरली सुन लीजिए, आइए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सबसे पहली बात, अगर हमें ओवरलैपिंग के लिए, हालांकि अभी मैं ओवरलैपिंग बाद में डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं जस्ट ओवरलैपिंग का आइडिया दे रहा हूं। अगर हमको ओवरलैपिंग के लिए किसी भी ऑर्बिटल को सेलेक्ट करना है, अगर हमको ओवरलैपिंग पर्पस से किसी भी ऑर्बिटल का सिलेक्शन करना है कि कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में काम का है, तो 2 चीजें देखी जाती है किसी भी ऑर्बिटल की, या ऑर्बिटल सिलेक्शन। ओवरलैपिंग के अंदर अगर हमें ऑर्बिटल सिलेक्शन करना है, ऑर्बिटल सिलेक्शन करना है या प्रेफरेंस देखना है, तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी जाती है किसी भी ऑर्बिटल की। पहला उसकी साइज, और साइज को आप एनर्जी से भी कह सकते हो, बिकॉज साइज और एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है उसकी साइज से रिलेटेड या उसकी एनर्जी से रिलेटेड, और दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है उसकी शेप से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहा हूं, या फिर उसके डायरेक्शनल कैरेक्टर से रिलेटेड, उसके डायरेक्शनल कैरेक्टर से। ये 2 चीजें देखी जाती हैं किसी भी ऑर्बिटल का जब ऑर्बिटल सिलेक्शन ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल सिलेक्शन किया जाता है। और कैसे देखी जाती है, आइए मैं इन दोनों चीजों को और ढंग से आपको एक्सप्लेन करना चाहूं। तो जब जब आपके ऑर्बिटल का सिलेक्शन करना हो, जब जब आपको ऑर्बिटल का सिलेक्शन करना हो, तो 2 प्रमुख बातें अपन को समझ में आनी चाहिए। पहली, हम देखते हैं साइज या एनर्जी ऑर्बिटल की, और दूसरी बात जो है वो है हम देखते हैं शेप, किसी भी ऑर्बिटल की शेप या उसके डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर। आइए अब जरा इसको
जनरलाइज फॉर्म में, अभी मैं जनरलाइज बता रहा हूं, स्पेसिफिक ओवरलैपिंग में बाद में बताऊंगा। जनरलाइज फॉर्म में साइज कैसे देखते हैं? ऑब्वियस सी बात है, किसी भी ऑर्बिटल की साइज जितनी बड़ी होगी, किसी भी ऑर्बिटल की साइज जितनी बड़ी होगी, चार्ज उतना फैल जाएगा, चार्ज उतना डिफ्यूज हो जाएगा, बल्क में चार्ज फैल जाएगा, और अगर चार्ज फैलेगा तो उसकी ओवरलैपिंग, अगर उसको इफेक्टिवली ओवरलैप करना है किसी पीले वाले के साथ, ये वाले एटम के साथ, तो ओवरलैपिंग इस केस में बहुत पुअर हो जाएंगी, बिकॉज चार्ज फैल गया है। या यूं समझ लो, जैसे जैसे साइज बढ़ती है, या तो ये तो मैंने आपको डिफ्यूजन से समझा दिया, ये तो मैंने आपको डिफ्यूजन समझा दिया कि ये बेस्ट ओवरलैपिंग होगी आपकी, और ये पुअर, ये सबसे बढ़िया होगी, गुड ओवरलैपिंग होगी आपकी, और ये आपकी पुअर ओवरलैपिंग होगी। राइट और नॉट? बोलो बेटा जी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ती है वैसे वैसे नॉर्मली ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, और एनर्जी अगर बढ़ेगी तो हाई एनर्जी की जो ओवरलैपिंग होगी, या हाई एनर्जी के जो ऑर्बिटल होंगे, वो उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएंगे जितने लो एनर्जी के बनाएंगे, जितने लो एनर्जी के ओवरलैप करेंगे। इट मींस जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएंगी, ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएंगी, जिसको हम बड़ी हुई साइज से यहां देख सकते हैं। वी कैन सी इट, हम इसको आसानी से देख सकते हैं बढ़ी हुई साइज से। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना है, आइए जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम साइज या एनर्जी के बेस पे 2s और 2p में से कोई ऑर्बिटल सेलेक्ट करना चाहें, तो कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, जरा मुझे ये बताइए। ये 2s है, ये 2p है, अगर मुझे एनर्जी के बेस पे ऑर्बिटल सेलेक्ट किया जाए तो दोनों में से बेटर ओवरलैपिंग कौन करेगा? हमारा प्रेफरेंस क्या होगा? हम कहेंगे ये हाई एनर्जी के हैं और ये लो एनर्जी के हैं, इसीलिए हमारा हमेशा प्रेफरेंस लो एनर्जी को जाएगा। मीन साइज और एनर्जी के बेस पे देखा जाए, अगर साइज और एनर्जी के बेस पे समझू मैं, तो मैं कहूंगा 2s बेटर ओवरलैप करेंगे 2p से। करेंगे नहीं करेंगे आगे की बात है, करेंगे नहीं करेंगे आगे की बात है, अभी केवल मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द आंसर क्या है वो हमें भी नहीं पता, हम तो इसके बेस पे समझ रहे हैं। अगर हम शेप या डायरेक्शनल कैरेक्टर के बेस पे समझें, अगर हम शेप या डायरेक्शनल कैरेक्टर के बेस पे समझें, तो हमें एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी, और वो ये बात समझ में आएगी कि कोई भी ऑर्बिटल अगर दो लिए जाएं, जिनमें से एक ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शन हो, जैसे s नॉन डायरेक्शनल है, इसको ओमनी डायरेक्शनल भी बोलते हैं, उसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको शेप वगैरह में सिखाऊंगा आगे जाके। और एक ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल है p, और अगर दो लोगों की, एक डायरेक्शनल की और एक नॉन डायरेक्शनल की ओवरलैपिंग कराई जाए, मींस अगर डायरेक्शनल की ओवरलैपिंग कराऊं मैं किसी ऑर्बिटल के साथ इस तरह से, और नॉन डायरेक्शनल की ओवरलैपिंग कराऊं, तो इस केस में डायरेक्शनल के केस में ओवरलैपिंग बेटर होगी, और इस केस में ओवरलैपिंग पुअर होगी, बशर्ते ये दोनों लगभग अप्रॉक्स सेम साइज के हों। अगर ऐसा हुआ तो डायरेक्शनल जीत जाएंगे, वो बेटर ओवरलैप करेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं एक लोहे की बॉल लूं और एक लोहे का चाकू लूं, दोनों देखो, बॉल का कोई डायरेक्शन नहीं है, बॉल इज स्फेरिकल, बोलो बेटा जी, बॉल इज स्फेरिकल, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, एक तरह से कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, मतलब हर डायरेक्शन है उसकी, समझे। और चाकू की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और अगर मैं बॉल से किसी को मारूं ऐसे ऐसे, यहां मारूं बॉल से तो बच जाएगा, लेकिन अगर मैं चाकू किसी को यहां मारूं तो वो निकल जाएगा, बिकॉज चाकू बेटर पेनिट्रेट कर सकता है। जितना डायरेक्शन होगा उतनी ओवरलैपिंग बेटर होगी, जितना डायरेक्शन होगा उतनी ओवरलैपिंग बेटर होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही डायरेक्शन में है, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही डायरेक्शन में है, और उस डायरेक्शन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटर ओवरलैप कर पाएगी, बिकॉज सारी वो एक ही तरफ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं 4 क्वार्टर में, 4 रीजन में किसी ऑर्बिटल को बांट दूं, यहां से समझ में आएगा आपको, बहुत कमाल की बात बता रहा हूं मैं, जबरदस्त बात बता रहा हूं। अगर मैं 4 रीजन में बांट दूं इस पूरे ऑर्बिटल को, 4 रीजन में, मेरी तरफ से 4 रीजन बना रहा हूं, बोलो बेटा जी,
ये रीजन, इसको मैं बोल सकता हूं फर्स्ट रीजन, इसको मैं बोल सकता हूं सेकंड रीजन, बोलो बेटा जी, इसको मैं बोल दूं थर्ड रीजन, और इसको मैं बोल दूं फोर्थ रीजन। बोलो, अगर मैं इसको इस तरह से बांट दूं और इसको भी इस तरह से बांट दूं, तो क्या है कि इसके हर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए जब ये ओवरलैप करेगा किसी के साथ तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काम आएगी। ये वाली वेस्ट हो गई, ये वाली वेस्ट हो गई, इसकी भी ज्यादातर वेस्ट हो गई, इसकी भी ज्यादातर वेस्ट हो गई। लेकिन इसमें क्या है, एक तरफ वाली ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेस्ट होगी, एक तरफ वाली पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ओवरलैपिंग में काम आ जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है ज्यादा डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ओवरलैपिंग बेटर होगी, बिकॉज इसके इस रीजन में चार्ज है ही नहीं, इसके इस रीजन में चार्ज है ही नहीं, डेंसिटी है ही नहीं, तो वेस्ट हुई नहीं। सारा का सारा इसी तरफ था, पूरा का पूरा। इधर देखो, इसमें इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। बोलो, इसको और ढंग से मैं बांटता हूं, इसको और क्लियरली मैं बांटता हूं। देखो, इसको ऐसे बांट लो आप, ऐसे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको। इस तरीके से बांट लीजिए और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। और अब ओवरलैप करवाइए, तो देखो इसके कितने रीजन्स वेस्ट चले गए। ये रीजन वेस्ट चला गया, ये रीजन वेस्ट चला गया, ये रीजन वेस्ट चला गया। केवल और केवल ये रीजन काम आया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, केवल ये रीजन काम आया, मतलब 3/4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खराब हो गई आपकी, वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। बोलो बेटा जी, इसके अगर मैं इसको इस तरह से रीजन में बांटूं, अगर मैं इसको इस तरीके से रीजन में बांटता हूं ऐसे करके, तो यहां कोई थी ही नहीं जो वेस्ट हो गई, यहां थी ही नहीं, केवल ये वेस्ट हुई है, बाकी सारी काम आ गई। मींस ये जो खाली रीजन है यहां पर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेस्टेज चली जाएगी आपकी, वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी। इसीलिए इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज यहां ज्यादा होंगी, इसलिए डायरेक्शनल वाले ऑर्बिटल बेटर जीतेंगे, वो बेटर जीत पाएंगे। यही वजह है अगर डायरेक्शनल कैरेक्टर के बेस पे जाया जाए तो 2p बेटर ओवरलैप करेंगे 2s से। ओ माय गॉड, बड़ा कंफ्यूजन हो गया, बड़ी समस्या आ गई हमारे सामने। कार्बन बैठा था, उसके पास दो तरह के ऑर्बिटल थे, एक था 2s, तीन थे 2p। उस हाइड्रोजन को जाना था, बॉन्ड बनाना था, और बॉन्ड बना के हाइड्रोजन को उससे जुड़ जाना था। ठीक है, इसको उससे जुड़ जाना था। हाइड्रोजन के पास दो चॉइस थी, वो यहां से भी जुड़ सकती थी इधर वाले से, और वो इधर भी ओवरलैप कर सकती थी। इन दोनों चॉइस में वो कंफ्यूज है। कुछ मामलों में ये बेटर है और कुछ मामलों में वो बेटर है। मींस अगर हम इसको इस तरह से बनाएं, ये 2s है और ये 2p है, तो ये बेटर है बिकॉज ये लो एनर्जी का है। इसके पास ये प्लस पॉइंट है कि इसकी एनर्जी लो है, और इसके पास ये प्लस पॉइंट है कि ये डायरेक्शनल है। क्वेश्चन उठता है, अब हम कहां जाए? डायरेक्शनल के बेस पे 2p जीता और एनर्जी के बेस पे 2s जीता। सवाल उठता है, हम s को बेटर ले जाएं या p को? आंसर बहुत क्लियर नहीं है। दो अलग अलग कंडीशन पे दो अलग अलग बातें होंगी। आइए मैं इसको एक जनरलाइज कहानी के थ्रू आपको समझाऊं। मान लीजिए नॉर्मली हमारे शादी में हम लोग जब जाते हैं तो लड़का देखने जाते हैं तो दो चीजें देखते हैं। एक लड़के की नौकरी, मतलब वो कितना पैसा कमाता है, मतलब उसकी इनकम क्या है। इनकम और पैसे को आप डायरेक्टली एनर्जी से जोड़ सकते हो, इनकम और पैसे को आप सीधा एनर्जी से जोड़ सकते हो। मींस जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, राइट। तो एक तो उसका पैसा देखते हैं हम लोग, इनकम देखते हैं, या उसकी एनर्जी देखते हैं, और दूसरा उसकी शेप कैसी है, मतलब कैसा दिखता है, कैसा है, काला है, गोरा है, लंगड़ा है, फलाना है, लंबा है, ऊंचा है, नीचा है, मतलब व्हाटएवर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखती है दुनिया वो देखते हैं मान लीजिए। तो अगर हम किसी का देखें कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी का भी शेप कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें और उसकी एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक देखें, तो सवाल उठता है दोनों में कौन डोमिनेट करता है? आंसर है बैलेंस बना के चलना पड़ता है, बैलेंस बना के चलना पड़ता है। मान लीजिए दो लड़के हैं, आइए मैं एक आपको स्टोरी सुनाऊं, उससे आपको समझ में आएगी कहानी। मान लीजिए दो लड़के हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी, दो लड़के हैं, मान लीजिए ए और बी।
ए जो लड़का है वो मान लो 20,000 कमाता है, 20K पर मंथ कमाता है, और ये मान लो 22K पर मंथ कमाता है। ऐसे केस में क्योंकि उनके बीच एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, कोई खास फर्क नहीं है, हम लोग कहेंगे 2000 से क्या होगा, उससे बढ़िया तो ये देख लो वो कैसा दिखता है। मींस अगर एनर्जी डिफरेंस कम है तो फिर हमारी कहानी या हमारा फोकस चला जाएगा शेप कैसी है उसकी, कैसा दिखता है वो, इस पर हमारी स्टोरी चली जाती है। और अगर 2A और B है, 2A और B है और उनमें से एक 20K कमाता है पर मंथ और दूसरा 20 करोड़ कमाता है पर मंथ, तो हम कहेंगे भाड़ में जाए शेप, भाड़ में जाए शक्ल, कैसा दिखता है इससे भी कोई मतलब नहीं। 20 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है भैया, मैं तो इसी के साथ जाऊंगा। इट मींस जब गैप टू हाई है, जब गैप लो थे एनर्जी के तो हम शेप को देखने चले गए, बोलो बेटा जी। लेकिन जब गैप टू हाई है तो ऐसे केसेस में हम लोग केवल और केवल एनर्जी को देखेंगे, शेप की चर्चा ही नहीं करेंगे। ये कहानी आपको केस समझ में आए या नहीं आए, दोनों केस के थ्रू आपने समझी या नहीं समझी। अगर कोई 20 करोड़ कमा रहा है, मैं तो कह रहा हूं दिखने में ठीक है, बुरा है, मोटा है, पतला है, कैसा भी है, 20 करोड़ बहुत बड़ी चीज होती है 20,000 के रेस्पेक्ट में है। ये नॉर्मल लाइफ की कहानी है, और जो नॉर्मल लाइफ की कहानी है वही केमिस्ट्री की कहानी है। इसीलिए अगर मैं यहां जाऊं तो आपको आंसर मिल गया। दोनों फैक्टर डोमिनेट करते हैं, दोनों फैक्टर डोमिनेट करते हैं, एनर्जी भी डोमिनेट करता है और शेप भी डोमिनेट करता है। लेकिन ये डोमिनेट कब करता है, ये करता है जब एनर्जी गैप टू हाई हो, टू हाई एनर्जी गैप हो, ऐसे केस में ये मैटर करता है। और जब लो एनर्जी गैप हो, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं हो, ऐसे केस में ये मैटर करता है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जबरदस्त बात बोली। अब बताओ, एक ही शेल के अगर दो ऑर्बिटल हों, एक ही शेल के अगर दो ऑर्बिटल हैं तो उनके बीच एनर्जी गैप तो लो ही होता है, आपको पता है, ये बात मैं बता चुका हूं, बोलो बेटा जी। इट मींस इन बिटवीन ए शेल, अजी देखो, एक ही शेल के दो ऑर्बिटल है, अगर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, समझो बात को। अगर एक ही शेल के दो ऑर्बिटल है, मींस एक 2s है और एक 2p है, और अलग अलग शेल के दो ऑर्बिटल है, मींस एक 2p है और एक 1s है। ऐसे केस में 2 और 1 वाला जो है, डिफरेंट जो शेल होंगी, डिफरेंट शेल अगर होंगी तो डिफरेंट शेल में एनर्जी गैप जो है वो टू हाई होंगे, एनर्जी गैप जो है वो टू हाई होंगे, बहुत ही ज्यादा एनर्जी गैप होंगे अगर शेल डिफरेंट होगी। लेकिन अगर सेम सेल है, अगर सेम सेल है, एक ही सेल है, सेम सेल, अगर सेम सेल है तो ऐसे केस में एनर्जी जो गैप है, एनर्जी गैप है वो गारंटी से लो होंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, पक्का समझ में आनी चाहिए। और जब एनर्जी गैप लो है तो हमारा प्रेफरेंस चला जाएगा शेप के लिए, मतलब एनर्जी गैप लो है यानी कि विद इन ए शेल, विद इन ए शेल हम लोग डायरेक्शनल करेक्टर देखेंगे, डायरेक्शनल करेक्टर देखेंगे एक सेल के अंदर विद इन ए शेल। और इन डिफरेंट शेल, अगर हमको डिफरेंट शेल के अंदर कहानी देखनी है तो डिफरेंट शेल में हम लोग एनर्जी देखेंगे, एनर्जी देखेंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। कमाल की बात मैंने बताई कि कौन प्रेफरेंस के लिए जाएगा और कब प्रेफरेंस के लिए जाएगा। पक्का बोलिए 100% आपको ये बात समझ में आई? बोलो बेटा। इट मींस मैं क्वेश्चन करवाता हूं। सो नॉर्मली अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ 2s और 2p हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा है ना, हेड टू हेड, हेड टू हेड, बोलो बेटा जी, सिग्मा हेड टू हेड की बात हो रही, तो बताओ बेटर ओवरलैप कौन करेगा? मैं कहूंगा क्योंकि शेल सेम है, शेल सेम है, इसीलिए डायरेक्शनल करेक्टर डोमिनेट मार दो।
इसमें P जीत जाएगा। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि बताओ 1s 1s 2s 2s और 2p में कौन बेटर ओवरलैप कहेगा, मैं कहूंगा भाड़ में जाए, भाड़ में जाए तुम्हारी शेप, क्योंकि शेल अलग है, ये दोनों सेम सेल हैं और ये फर्स्ट। और अगर शेल अलग है तो जो लो एनर्जी का है वो हमारे लिए प्रेफरेंस हो जाएगा, वो हमारे लिए कमाल की चीज हो जाएगी। यही वजह है दुनिया में बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं ए दो एटम्स के बीच, लेकिन उन कोवलेंट बॉन्डों का आज भी राजा, आज भी किंग, उन कोवलेंट बॉन्डों में आज भी इज्जत से नाम लिया जाता है एच बॉन्ड का। क्यों नाम लिया जाता है इज्जत से? बिकॉज ये 1s ओवरलैपिंग का कमाल है, जो इसी के पास हो सकता है, बाकी लोगों के सेकेंड पीरियड के पास तो ये होगा नहीं। इस 1s की कमाल की वजह से ये बॉन्ड टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, गजब का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आज भी एच बॉन्ड की चर्चाएं बड़े इज्जत के साथ की जाती हैं इस वजह से, क्योंकि उसमें 1s की कहानी इन्वॉल्व है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बोलिए, पक्का बोलिए, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, पक्का समझ में आई? बोलो बेटा जी। आज भी 1s बड़ा स्टार बॉन्ड है, बोलो बेटा। स्टिल 1s इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्टिल कमाल का बॉन्ड है 1s, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एच। तो आइए अब मेरी कहानी वापस वहीं चलती है मीथेन की तरफ, वापस मेरी स्टोरी मीथेन की तरफ जा रही है। वापस मैं कार्बन पे आ गया, मैंने ओवरलैपिंग की कहानी समझ ली। बोलो बेटा जी। कार्बन था, 2s था उसके 2p थे, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना शुरू किया, मैंने बॉन्ड बना दिए, ये लो ये लो ये लो, और बॉन्ड बना के इस तरीके से मैंने बॉन्ड खींच दिए। तो बताओ कितने बॉन्ड बनने चाहिए थे भाई, कितने बॉन्ड फॉर्म होने चाहिए थे मीथेन में? अगर डायरेक्टली ऐसे ओवरलैपिंग हो जाती तो कितने बॉन्ड बनते मीथेन में? 1 2 3 बॉन्ड बनते, बोलो, और चौथा ये वाला बनता, बोलो बेटा जी, 4 बॉन्ड बनते। लेकिन इन चारों बॉन्डों में ये जो ओवरलैपिंग है हरी वाली, ये ओवरलैपिंग कौन सी होती? इसका 1s है, और इनके कौन से हैं बेटा जी? इनके भी 1s है, इनके भी 1s है, इनके भी 1s है। बोलो यार, मींस ये जो ओवरलैपिंग है ये होती 1s 2s ओवरलैपिंग, और बाकी जो है वो होती 1s 2p ओवरलैपिंग। तो अगर मीथेन में और कुछ नहीं होता, अगर मीथेन नॉर्मली ऐसे बन जाती, अगर मीथेन डायरेक्टली ऐसे बन जाती, तो हम ये अज्यूम करते कि मीथेन में 4 बॉन्ड बनेंगे, और उन 4 बॉन्डों में 3 जो बॉन्ड होंगे वो ब्लू कलर के बॉन्ड होंगे, 3 जो बॉन्ड होंगे वो इस कलर के बॉन्ड होंगे, इस तरीके से, जो नॉर्मली काफी स्ट्रॉन्ग होंगे, और चौथा जो बॉन्ड होगा, फोर्थ, वो नॉर्मली वीक बॉन्ड होगा। मतलब 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आने चाहिए थे, ऐसा सोच रहा हूं मैं, 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आने चाहिए थे और 1 बॉन्ड आपका वीक आना चाहिए था। मींस ऑल बॉन्ड शुड नॉट बी इक्वल। अगर हम डायरेक्ट ओवरलैपिंग कराएं तो सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होने चाहिए थे। पहली बात तो ये है, पहली तो क्लियर ये बात है। और दूसरी बात, क्योंकि 3p ऑर्बिटल, इधर देखिए सब लोग, क्योंकि 3p ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहते हैं। इस बात को समझ लेना, जबरदस्त समझ लेना, इस बात को जबरदस्त तरीके से समझ लेना, क्योंकि px py और pz 3p ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहते हैं। इसीलिए अगर 3 एटम यहां जुड़ते, 1 एटम 2 एटम 3 एटम, 3 जो ब्लू बॉन्ड बनते, वो 3 ब्लू बॉन्डों के बीच जो एंगल है, वो एंगल कितना आना चाहिए था? बोलो बेटा जी। इन ब्लू CH के बीच, इन H ब्लू CH का जो एंगल है, वो एंगल 90 डिग्री आना चाहिए था। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी मीथेन के साथ, कि अगर मीथेन में
डायरेक्टली ओवरलैपिंग हो गई होती, अगर मीथेन सीधी बन गई होती, अगर मीथेन में और कुछ नहीं हुआ होता तो मीथेन ऐसी होनी चाहिए थी। मींस ये मेरा एक्सपेक्टेड स्टोरी है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मीथेन के साथ कि ये ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी, पर ये ऐसी हो नहीं पाई मीथेन। जब हम एक्चुअल में मीथेन को जाके देखते हैं, हमारे सारे सपने चकनाचूर हो गए। जब हमने मीथेन का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया तो पता लगा, सबसे पहली बात तो ये कि मीथेन के चारों बॉन्ड, ऑल 4 बॉन्ड इक्वल थे। हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया कि भैया ये कैसे हो गया, ये बकवास कहां से आ गई, चारों बॉन्ड इक्वल कहां से आ गए। हमारे अकॉर्डिंग तो 3 अलग आने चाहिए थे और बाकी बचा हुआ 1 अलग आना चाहिए था, लेकिन ऑल 4 बॉन्ड इक्वल आ गए। इसने दिमाग खराब कर दिया हमारा, और बचा कुछा दिमाग खराब हमारा, यानी कि बेहोश ही कर डाला वो इस बॉन्ड एंगल ने कर दिया। पता लगा 109 डिग्री बॉन्ड एंगल था और वो भी सबके बीच इक्वल था। 6 बॉन्ड एंगल थे और 6 की 6 109 डिग्री 28 मिनट। पहली बात तो मीथेन में 4 बॉन्ड एंगल नहीं होते, मीथेन में 4 बॉन्ड एंगल नहीं होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना अच्छी तरह से। आपको 4 बॉन्ड एंगल 4 नहीं होते, 1 2 3 4 5 6, इसलिए टोटल बॉन्ड एंगल मीथेन में 6 होते हैं। तो जब हमने बॉन्ड एंगल देखे मीथेन के, तो बॉन्ड एंगल ने मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया। ऑल 6 बॉन्ड एंगल जो थे, सारे के सारे 6 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट थे और इक्वल थे। इसने हमें बताया कि ऐसा हुआ होगा कि इन एटम्स ने डायरेक्ट तो ओवरलैपिंग की ही नहीं होगी। मींस चारों बॉन्डों का इक्वल होना और सारे बॉन्ड एंगल्स का इक्वल होना हमें एक बात चीख चीख के कह रहा है कि भैया, जब हाइड्रोजन इससे जुड़ने गई होगी, जब हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया होगा, तो ऐसे केस में चारों इस अलग अलग तरीके से नहीं जुड़े होंगे, इस तरह से ओवरलैपिंग हुई ही नहीं है। अगर ऐसी होती तो ये ना आता। इसी से हमें एक कंक्लूसिव रिमार्क्स मिला, वो ये, अगर सारे बॉन्ड भी इक्वल आ रहे हैं और सारे बॉन्ड एंगल भी इक्वल आ रहे हैं, ये एक ही बात प्रूव करता है बार 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 बार, और वो ये कि ये जो ऑर्बिटल आपके सामने लिखे हुए हैं, ये ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं किए हाइड्रोजन के साथ। ओवरलैप करने से पहले इन ऑर्बिटल्स के बीच कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे ये ऑर्बिटल मिलके एक जैसे बन गए होंगे। बिकॉज एक जैसे ऑर्बिटल से ही, सेम आइडेंटिकल ऑर्बिटल से ही आइडेंटिकल बॉन्ड बन सकते हैं। मींस ये ऑर्बिटल आइडेंटिकल बन गए होंगे, ऐसा मैं कयास लगा रहा हूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि ये हुआ होगा। ये डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ जुड़ने से पहले आपस में कुछ किए होंगे और आपस में कुछ कुछ करके ये इक्वल हो गए होंगे, आइडेंटिकल हो गए होंगे, क्योंकि आइडेंटिकल ऑर्बिटल ही हमेशा आइडेंटिकल बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब हमने केवल और केवल ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मेरे पास हैं, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस मेरे पास है, इनके बेस पर, इसके बेस पे और इसके बेस पे मैंने ये चीज अज्यूम की है ऐसा हुआ होगा। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ ये तो परमात्मा ही जानता है। हम केवल और केवल इसके बारे में कयास लगा सकते हैं, ऐसा हुआ होगा। मीन्स इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। प्रूव हो गया कि ये हमने सिर्फ सोचा है, हमारा ख्याल है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको पल्ले पड़ी? ये जबरदस्त बात थी
कैसे हम पहुंचे इस मीथेन की स्टोरी तक, कैसे हम पहुंचे इस मीथेन की कहानी तक। बोलो बेटा। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, क्या होता है और कैसा होता है। आइए जरा पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअल में क्या हुआ होगा मैं कहानी बताता हूं आपको। ये जो 2s ऑर्बिटल थे गोल मटोल, और ये जो 2p ऑर्बिटल थे, ये जो 2s ऑर्बिटल थे गोल मटोल, और ये जो 2p ऑर्बिटल थे डम्बाल्ड, दरअसल इसके पास एक पॉजिटिव बात है, और वो पॉजिटिव बात ये है कि ये लो एनर्जी का है, ये लो एनर्जी का है। इसकी अच्छी बात ये है, और इसके पास एक पॉजिटिव बात है, और वो पॉजिटिव बात ये है ये डायरेक्शनल है। तो क्वेश्चन यहां से ये उठता है, सवाल यहां से ये उठता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि दरअसल हुआ क्या होगा ये दोनों ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ जाने से पहले आपस में ही मिक्स हो गए होंगे, आपस में ही मिक्स हो गए होंगे, आपस में इनकी इंटरमिक्सिंग हो गई होगी। मिक्सिंग से फायदा ये होगा इसके करैक्टर उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, मींस दोनों के मिक्स होने से दोनों को फायदा है। 2s के मिक्स होने से, 2s के मिक्स होने से इसको फायदा है, इसकी एनर्जी घट जाएगी, और 2p के मिक्स होने से इसको फायदा है, इसमें डायरेक्शनल करैक्टर आ जाएंगे। मींस ये जो मिक्सिंग हुई ये मिक्सिंग कुछ नहीं थी, ये थी करैक्टर्स का एक्सचेंज। आपस में इन्होंने एक्सचेंज ऑफ करैक्टर किया है, करैक्टर्स एक्सचेंज कर लिए एक दूसरे से। इसके करैक्टर इसमें चले गए और इसके करैक्टर इसमें चले गए। हुआ ये, जैसे ही एस पी में जाएगा पी की एनर्जी घटेगी, बोलो बेटा जी, और जैसे ही पी एस में जाएगा एस डायरेक्शनल बनने लगेगा। मींस मिक्सिंग से कमाल ये हुआ, ये जो एस ऑर्बिटल है, इधर देखो देखो देखो, ये जो पी ऑर्बिटल था जो हाई एनर्जी का था, और ये जो एस ऑर्बिटल है जो लो एनर्जी का है, जैसे ही आपस में मिक्स होंगे तो मिक्सिंग कैसे हुई बताओ। याद करो, इसकी एक फेज प्लस होती है, याद करो इसकी एक फेज प्लस होती है, बोलो बेटा, और एक फेज होती है माइनस। एस की तो पूरी की पूरी फेज ही प्लस होती है, बोलो, या पूरी की पूरी माइनस। तो अगर ये पूरी की पूरी में प्लस लेता हूं तो कहानी ये हुई होगी, इसको मैंने माइनस से दिखा दिया, ये वाला पार्ट कंस्ट्रक्ट कर गया होगा, ये वाला पार्ट कंस्ट्रक्ट कर गया होगा, और ये वाला पार्ट डिस्ट्रक्ट कर गया होगा। मींस स्टोरी कुछ ऐसे रही होगी। ये अगर इसमें मिक्स होता है, ये अगर इसमें मिक्स होता है प्लस, एक मिनट, प्लस प्लस, तो ये आपस में कंस्ट्रक्ट कर गया होगा, उससे ये वाला पोर्शन फूल के बड़ा हो गया होगा, और ये डिस्ट्रक्ट है तो ये वाला पोर्शन छोटा। इस तरीके से ये था एटॉमिक ऑर्बिटल 2s, ये था एटॉमिक ऑर्बिटल 2p, और ये जो फॉर्म हुआ इसी को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3। इस तरह से बना होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में खास बात क्या होगी, न्यूक्लियस के एक ही तरफ सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये तो डिस्ट्रक्ट हो गया, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के एक तरफ है, मींस ये डायरेक्शनल है। मतलब इन दोनों से इसका एनर्जी लेवल कहीं यहां था, इसके एनर्जी लेवल कहीं यहां थे, इन दोनों को मिलके जो नए पैदा हुए होंगे वो कहीं यहां पैदा हुए होंगे, कहीं यहां पैदा हुए होंगे। इस तरीके से बोलो बेटा। मींस फायदा क्या हुआ, पी को ये फायदा हो गया, पी को ये फायदा हो गया कि एनर्जी घट गई, एनर्जी घट गई, बोलो बेटा जी, इसकी एनर्जी पी से कम है, और एस को ये फायदा हो गया कि एस डायरेक्शनल बन गया। मींस नया जो ऑर्बिटल क्रिएट होगा, नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, पहले तो देख लो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, बहुत कमाल की बात सीखनी है हमको इनसे, बेमिसाल बात सीखनी है हमको इनसे। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो नए फॉर्म होते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं, उनकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही डायरेक्शन में होती है, इसलिए वो डायरेक्शनल होते हैं और लो एनर्जी के भी होते हैं।
मींस दरअसल कहानी ये हुई, ये भी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं कर पा रहा था, ये भी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने आपस में गुलू गुलू किया कि तू आ मैं भी आता हूं, तू मेरे करैक्टर ले बदले में तेरे करैक्टर दे और मिलके कुछ ऐसा बना लेते हैं जो सब तरह से अच्छा हो। और इस तरह से एस और पी ने मिलके हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल फॉर्म कर लिए। ये ऑर्बिटल इनसे भी बेटर है और इनसे भी बेटर है। फिर से कह रहा हूं, ये ऑर्बिटल 2s से भी बेटर है और 2p से भी। इन दोनों ने मिलके बनाए, बोलो बेटा जी, इन दोनों ने मिलके जो ऑर्बिटल फॉर्म किए हैं, वो दोनों से बेटर हैं। यहां जो नए ऑर्बिटल फॉर्म हुए इस तरीके से sp3 4, ये दोनों से बेटर है, इससे भी बेटर है और इससे बेटर इसलिए है, p से बेटर इसलिए है बिकॉज ये लो एनर्जी के हो गए, s से बेटर इसलिए है बिकॉज ये डायरेक्शनल है। इसीलिए इस तरह के नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा जो अब हाइब्रिड स्टेट में जाके HO बन के, AO जो मिक्स हुए थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, HO बन के अब बॉन्ड बनाए होंगे हाइड्रोजन के साथ। और क्योंकि ये आइडेंटिकल ऑर्बिटल है इसलिए बॉन्ड भी आइडेंटिकल बनेंगे और स्टोरी इस तरीके से अच्छे ऑर्बिटल फॉर्मेशन की हो जाएगी। इट मींस हम एक और कमाल बात सीखे, अगर ये अकेला ओवरलैप करता तो बढ़िया नहीं कर पाता, अगर ये अकेला हाइड्रोजन के साथ गुल्लू गुल्लू करता तो अच्छा नहीं कर पाता, अगर ये अकेले हाइड्रोजन के साथ गुल्लू गुल्लू करते तो अच्छे नहीं करते। इनसे और इनसे बेटर बॉन्ड है ये वाले, बिकॉज ये दोनों से बेटर है। इसीलिए अगर ये बॉन्ड बनते, इधर देखो, अगर मैं इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाऊं ये वाला, और अगर मैं इसका ओवरलैपिंग करूं ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, तो इन दोनों से बेटर, बहुत बेटर ओवरलैप करेगा, बहुत शानदार ओवरलैपिंग होगी इसकी ये वाली। इट विल बी बेटर ओवरलैपिंग। इट मींस एक और बात सीख ली हमने, 2s 2s 2p 2p, और अगर उनके बने हुए sp3 की चर्चा करें जो कि 2s 2p से बना है, तो बताओ बेटर ओवरलैपिंग कौन करेगा। हम जानते हैं इन दोनों में p बढ़िया था लेकिन ये दोनों से बढ़िया आ गया। मींस हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने पेरेंट से बेटर ओवरलैपिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, बिकॉज उनके अंदर दोनों चीजें आ गई, उसकी भी और इसकी भी। इसीलिए इनको हाइब्रिड कहते हैं। अगर कोई चीज मिक्सिंग के बाद पैदा हो, हाइब्रिड क्यों कहते हैं, सवाल सुनो, हाइब्रिड ऑर्बिटलों को हाइब्रिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर कोई भी दो चीज मिक्स हो रही है और तीसरी पैदा हो रही है, और अगर वो तीसरी चीज दोनों से बेटर है तो उसे हाइब्रिड कहा जाता है। अगर वो तीसरी चीज दोनों से बेटर है तो उसको हाइब्रिड कहते हैं। इसीलिए इन ऑर्बिटलों को हाइब्रिड कहते हैं। ये बात पक्का ध्यान रखना, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लेना, हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटर ओवरलैप करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एटॉमिक से बेटर कर लेते हैं, नहीं। हाइब्रिड केवल उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल से बेटर ओवरलैप करते हैं जिनसे वो बने हैं। मींस अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से बेटर ओवरलैप करते हैं, सारे ऑर्बिटल से नहीं। इसका मतलब अभी भी मैं आपसे वही प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर 1s 1s 2s 2s 2p 2p और sp3 बताओ, इनमें पूछे कि बेटर ओवरलैपिंग कौन सी होगी, बताओ। बिल्कुल सही जवाब जाएगा जिसने ये चुना है, क्योंकि ये बेटर ओवरलैप करते हैं लेकिन अपने पेरेंट से। रायता यही फैलेगा, ये इससे बेटर कर सकते हैं, इससे बेटर कर सकते हैं, लेकिन अगर शेल बदलेगी तो लिख लो, हम लोग लोअर शेल के लिए सिलेक्शन कर लेंगे। ऑलवेज हम लोग लोअर सिलेक्शन के लिए चले जाएंगे। भाड़ में गई मिक्सिंग और बाकी सब, एनर्जी प्रेफरेंस चली जाएगी। इट मींस इनमें ये बेटर था, इनके रायते में,
इनके आपस में, इनके घर में देखा जाता तो इसकी इज्जत थी, लेकिन वो तो घर ही बदल गया, वो तो शैल ही बदल गई। वेरी गुड। अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पढ़ना चाह रहे हैं वो मैं आपको चालू कर रहा हूं टॉपिक। ये तो था हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक, कैसे पता लगा, हाइपोथेटिकल क्यों है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके बेटर बना रहे हैं, बेटर। और जब भी कोई चीज बेटर बनती है उसको बोलते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टर्स का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होने से दोनों को क्या फायदा है, ये सारी स्टोरी हम देख चुके हैं। अब हम हाइब्रिडाइजेशन का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहे हैं, वो है कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कमाल की बात पढ़ रहे हैं हम लोग, और वो है कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। प्लीज ढंग से समझिएगा मेरी बात को, मैं जबरदस्त बात समझा रहा हूं, प्लीज ढंग से सुन लीजिएगा, जीवन भर काम आएगी ये बात। कोऑर्डिनेशन में भी बार बार इसी की चर्चा चल रही थी, जिनको कोऑर्डिनेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी वो यही बात नहीं जानते हैं। कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या ड्राइविंग फोर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ड्राइविंग फोर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कॉज क्या होता है या उसके होने के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आप बताइए क्या रीजन होता है हाइब्रिडाइजेशन के होने के पीछे, या हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, उसके पीछे का फैक्टर क्या है, ड्राइविंग फैक्टर। फटाफट बता दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, फटाफट जितने लोग हैं जब बताइए हाइब्रिडाइजेशन होने के पीछे क्या है उसका ड्राइविंग फोर्स, क्या ड्राइविंग फोर्स काम करता है हाइब्रिडाइजेशन के पीछे, जल्दी जल्दी बोलिए, क्या ड्राइविंग फोर्स काम करता है हाइब्रिडाइजेशन के पीछे। जबरदस्त बात है, कमाल की चीज है ये। हाइब्रिडाइजेशन होने के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, कौन सी चीज है जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन होती है, या हाइब्रिडाइजेशन होने का मुख्य कारण क्या है, मेजर रीजन क्या है। नहीं, बेटर ओवरलैपिंग मेजर रीजन नहीं है, मुझे पता था स्वयं बन जा, आप लोग यही बोलेंगे स्वयं, नहीं नहीं नहीं, मेजर खुशबू दोनों नहीं है, मेजर दोनों नहीं है। इट मेक्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, नहीं पीयूष बट कभी नहीं, कभी नहीं, यही तो मैं समझाना चाह रहा था। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना ना ना अवस्था सुहासिनी अवस्थी, गलत जवाब, बिल्कुल सही जवाब नहीं है आपका। नहीं, स्टेबिलिटी तो खैर होती ही है, कैसी स्टेबिलिटी मतलब ये जानना चाह रहा हूं दोस्तों। अब यहां देखिए, मैं पूरे इनऑर्गेनिक का फाउंडेशन रखने जा रहा हूं, प्लीज मेरी बात ढंग से समझिएगा। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को बना के चलेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, आज मैं पहला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो मेजर है, जो पूरी एंटायर इनऑर्गेनिक में काम आएगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे हम लोग एस कैरेक्टर, एसिडिटी, बेसिसिटी, फलाना, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, इनएक्टिव, वेस्पर, फेलियर ऑफ वेस्पर, सब बातें इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लाई करती हैं। ये जो फाउंडेशन में बनाने जा रहा हूं उसको समझिएगा। ऐसा लगता है हमको कि एस ने पी के साथ और पी ने एस के साथ मिक्सिंग इसलिए की ताकि एस और पी मिलके बेटर बॉन्ड बना सके। ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि एस और पी मिलके बेटर बॉन्ड बना सकें, इसलिए मिक्सिंग हुई, लेकिन ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। कोई भी अपने बॉन्ड को थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए या कोई भी अपना बॉन्ड थोड़ा अच्छा बन जाए उसके लिए इतना रायता नहीं फैलाएगा, इतनी बकवास नहीं करेगा। ये जो की हुई है मिक्सिंग विक्सिंग, ये इतना बड़ा संसार वो नहीं रचेगा। इतनी बड़ी कहानी रचने के लिए तो कोई बड़ा ही रीजन चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूं, हाइब्रिडेशन के होने के पीछे वही दो फैक्टर है जो सारी दुनिया में कुछ भी होने के पीछे होते हैं, और उन दोनों फैक्टर्स को कहा जाता है
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, जो मैं बार बार कोऑर्डिनेशन में भी बोला, इलेक्ट्रॉनिक अब आज आपको समझ में आने लगेगी नेट वालों, 4 नंबर का सवाल इन्हीं दोनों को कंपैरिजन में था, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन और स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। यही 2 चीज हैं जिनके ऊपर हमें अपना संसार रचना होता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा रोल था इसका, पर कोवेलेंट केमिस्ट्री में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता। और अफसोस अफसोस ये एक माइनर फैक्टर है, एक बहुत छोटा फैक्टर है हाइब्रिडेशन होने के लिए। और माइनर फैक्टर जो होते हैं वो अवॉइडेबल होते हैं, कैन बी अवॉइडेबल, कैन बी अवॉइडेबल। इस तरह के फैक्टर्स अवॉइडेबल होते हैं, उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं, प्लीज कहीं मत जाइएगा, जबरदस्त सुनिएगा, कमाल की बात चल रही है ये। लेकिन ये जो फैक्टर है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, ये एक मेजर फैक्टर है, ये दरअसल मेजर फैक्टर है। और दुनिया में जो मेजर फैक्टर होता है ना जनाब, वही ड्राइविंग फोर्स होता है किसी भी चीज के होने के लिए। मींस हाइब्रिडेशन अगर हो रहा है दुनिया में तो उसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स स्टेरिक स्टेबलाइजेशन है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। आप मुझसे जरूर पूछेंगे सर थोड़ा सा प्रकाश डालो ना, थोड़ा एनलाइटन करो, क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, क्या तात्पर्य है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन से, और कहना क्या चाहते हो आप स्टेरिक स्टेबलाइजेशन के बारे में, जरा थोड़ा ज्ञान पे उजाला डालिए, बताइए क्या कहना चाहते हो। आइए मैं जो कहना चाहता हूं अब वो साफ साफ शब्दों में कह देता हूं, समझ लीजिएगा। बहुत काम की बात, ज्ञान ही ज्ञान आ रहा है, ये बहुत काम की बात है। पूरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जीओसी से लेके सब कुछ का फाउंडेशन इसी पे लाई करता है आपका। आप ये चीजें समझें, वरना तो फिर ऑर्गेनिक में कहते फिरोगे आंसर नहीं आया ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, बस वो होता है सबके पास इलाज, लास्ट में बोल दो ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग हो गया जी। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन का मतलब है बहुत सिंपल, बेटर ओवरलैपिंग या बेटर बॉन्ड फॉर्मेशन, बेटर या मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कि अगर S और P आपस में मिक्स हो जाएं और मिक्स होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएं तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल इन दोनों ऑर्बिटलों से बेटर ओवरलैप करेंगे, और अगर बेटर ओवरलैप करेंगे तो इन दोनों से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे उन दोनों की बजाय। पर क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का बनना इसका फैक्टर है मेजर? नहीं है। कोई भी बिना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के भी जिंदगी काट लेगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन नहीं करता है। अगर बिना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी चलेगा तो कहेगा कोई बात नहीं, जिंदगी कट जाएगी, इतनी सी बॉन्ड स्ट्रेंथ मिलेगी, उसके लिए इतना बड़ा रायता फैलाने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा बकवास करने की क्या जरूरत है। ना 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 ना, इसके लिए सब नहीं होता, ये सारा जाल इसके लिए नहीं बुना गया है, ये सारा संसार इसके लिए नहीं रचा गया है। दरअसल स्टेरिकली ड्राइव्ड होते हैं हाइब्रिडेशंस, उसका मतलब समझिए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हाइब्रिडेशन नहीं होता, अगर हाइब्रिडेशन नहीं होता तो 3 P एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, PX, PY और PZ। वो परपेंडिकुलर P 3 बॉन्ड बनाते, जो बॉन्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते, एक दूसरे से 90 डिग्री पे 3 बॉन्ड बनते। इट मींस अगर हाइब्रिडेशन नहीं होता तो ये होता कि छोटा सा कार्बन है, छोटा सा कार्बन है और लगभग उसी साइज के 2 हाइड्रोजन मैं उस पर जोड़ देता 90 डिग्री पर, तो त्राहिमाम मच जाता
ये जो दोनों हाइड्रोजन जनाब आपको दिख रही है ना, ये आपको पागल कर देती रिपल्सन के थ्रू, बिकॉज ये टच हो जाती। अगर आप तीन तीन यहां जोड़ोगे तो सारा का सारा यहीं टच हो गया पूरा ये, और ये एरिया खाली रह गया। देखो ये पूरा एरिया खाली रह गया। इतने पूरे में एक बॉन्ड है एस वाला, और तीनों बॉन्ड यहां फंसे हुए हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहां भयंकर स्टेरिक रिपल्सन हो जाते 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर अगर ये बॉन्ड बनता तो गजब के स्टेरिक रिपल्सन हो जाते, और कार्बन इतने स्टेरिक रिपल्सन बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, वेरी हाई स्टेरिक रिपल्सन हो जाते। इसीलिए अब मैं कहानी सुनाता हूं। पी ऑर्बिटल जिनको 90 डिग्री पे बॉन्ड बनाना पड़ जाएगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ तो वो कटोरा लेके सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एस ऑर्बिटल के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं बाबा एस करेक्टर दे दे, क्योंकि एस करेक्टर ही है जो हमारी जिंदगी बना सकता है, वरना तो हम 90 डिग्री पे बर्बाद हो जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? 90 डिग्री पे 3 है या क्राउडिंग होगी बहुत भयंकर, बर्बाद हो जाएंगे 90 डिग्री पे। हम थोड़ा एस करेक्टर दे दे। मींस ये सच नहीं है कि एस और पी तीन दोनों को बराबर फायदा होता है हाइब्रिडाइजेशन में, ना, ये पूरा सच नहीं है। सच ये है असली फायदा हाइब्रिडाइजेशन का इन पी ऑर्बिटल्स को मिलता है, एस को नहीं। असली मजा हाइब्रिडाइजेशन का ये पी ऑर्बिटल लूटते हैं, एस नहीं। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरत भी पी ऑर्बिटल्स को है। पी ऑर्बिटल ही कटोरा लेके एस के घर सुबह सुबह जाते हैं, बाबा एस करेक्टर दे दे। अब आप कहोगे सर एस करेक्टर मिलने से पी को क्या हो जाएगा? कमाल हो जाएगा, बेमिसाल हो जाएगा। जरा देखिए, 2 पी ऑर्बिटल, आज आपको सिखाऊंगा मैं विटामिन एस का इंजेक्शन लगाने से क्या होता है, और ये चीज पूरी केमिस्ट्री में बार बार गाओगे आप, एंटायर केमिस्ट्री में बार बार गाओगे आप एस का इंजेक्शन लगाने से। 2 पी ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, वो थिनर होते हैं, इसलिए रिपल्सन कम है, इसलिए 90 डिग्री पर रहते हैं वो। लेकिन अगर 2 पी ऑर्बिटल में मैं एस करेक्टर डालना शुरू कर दूं, आहा विटामिन एस का इंजेक्शन लगा दिया, विटामिन एस का इंजेक्शन लगा दिया, तो बताओ जैसे ही मैं विटामिन एस यानी कि एस मिक्स करने लग जाऊंगा पी में, बताओ क्या होगा? अगर पी के साथ एस मिक्स करें तो पी फूलने लग जाता है। बोलो, एक वाला पोर्शन फूलने लग जाएगा, दूसरा वाला फुस होने लग जाएगा। मींस कहानी ये होने लग जाएगी, ये वाली लोब फूलने लग जाएगी, ये वाली लोब फूलने लग जाएंगी, और दूसरी लोब फुस हो जाएंगी। बोलो बेटा, अगर ऐसा होगा तो ये लोब जो 90 पर थी वो धीरे धीरे फूलती एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। और अगर एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी तो इन पर जो एटम्स जुड़े हुए हैं, कैसे बोलूं, इन पर जो एटम्स जुड़े हुए हैं वो एटम्स भी एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। और अगर दूर जाने लगेंगे तो ये एंगल बढ़ने लगेगा, और अगर ये एंगल बढ़ने लगेगा तो रिपल्सन घटने लगेगा, और रिपल्सन घटने लगेगा तो वो स्टेरिकली स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे। ये असली कहानी थी। इस वजह से देखो, दो पतले पी 90 पर फुस एस डाला, विटामिन एस फूला और इस तरीके से 90 से एंगल बढ़ जाएगा तो इन पर जुड़ी हुई हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, और दूर चली जाएंगी। बोलो बेटा, दूर चली जाएंगी। इधर देखो,
अभी दो हाइड्रोजन एक दूसरे से 90 पर है, देखो इधर देखो 90 पर है, 90 पर है दो, बोलो बेटा जी। लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा दूर जाएंगी तो ये रिपल्सन कम हो जाएगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए कहा जाता है जितना विटामिन एस का इंजेक्शन लगाओगे, जितना विटामिन एस का इंजेक्शन, ये पूरी केमिस्ट्री में काम आती है बात, पूरी केमिस्ट्री में, जितना परसेंटेज एस करेक्टर किसी ऑर्बिटल में बढ़ाओगे, जितना परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ाओगे, फूलेंगे तो दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। मींस एज एंड व्हेन एस करेक्टर इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। ये बात आपने पूरी केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, बार बार यूज की होगी, आज प्रूव भी कर दी। मतलब जो बॉन्ड एंगल या थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर से। मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा मैं बाद में, अभी मैंने प्रूव कर दिया इसको कॉन्सेप्चुअली। परसेंटेज एस करेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए स्टेरिक स्टेबलाइजेशन होने के लिए, स्टेरिकली स्टेबलाइज, दूर जाने के लिए, ताकि हाइड्रोजन दूर रहे, रिपल्सन कम हो, उसके लिए होते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए यही है हाइब्रिडाइजेशन का मेजर फैक्टर, मेजर ड्राइविंग फोर्स। कितने लोगों को ये सारी बात समझ में आई? इसलिए आज हमें एक बात और समझ में आई, ये सच है 2s को 2p की जरूरत है, बिल्कुल ये सच है 2p को 2s की जरूरत है, लेकिन उससे बड़ा सच ये है 2p को 2s की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। इसको केवल बॉन्ड ठीक करने के लिए अपनी जरूरत है, इसको एंगल बढ़ाने के लिए, और एनर्जी, दो जरूरतें हैं इसको। एक जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी घटानी है, और दूसरी जरूरत कमाल की है, रिपल्शन कम करने हैं इसको, मींस एंगल बढ़ाना है इसको। तो अब आपको समझ में आया होगा वो जो मीथेन का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, वो किसने किया? ये एंगल किसकी वजह से बढ़ा? ये एंगल है 90 से 109, कौन लेके गया? 90 से 109 डिग्री का रास्ता किसने तय करवाया? ये रास्ता तय करवाया इस एस ने, इसने सारा खेला इसका है, मींस परसेंटेज एस करेक्टर ने ये सारा खेला किया है। परसेंटेज एस करेक्टर ही इस खेला के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वही इसको उठा के 90 से 109 टिका दिया है। क्या आपको हाइड्रोजन ठीक ठाक रहे, आने वाली हाइड्रोजन ठीक ठाक रहे, स्टेबल रहे, दूर रहे, मस्त रहे, इसके लिए सारी मेहनतें हैं, इसके लिए सारी कहानी है। मींस दो स्टोरी थी, बताओ ये बॉन्ड अच्छा बना, स्ट्रॉन्ग बना, क्या इसके लिए हाइब्रिडेशन हुआ? नहीं, इसके लिए नहीं हुआ। मेन इसके लिए हुआ कि ये जो P के बीच एंगल 90 था, PX और PY के बीच, वो एंगल sp3 में जब हमने लिया तो 109 डिग्री हो गया। असली स्टोरी ये थी, इसकी वजह से कहानी हुई है, इसीलिए ये हाइड्रोजन दूर चली गई, और हाइड्रोजन अगर दूर चली गई रिपल्सन घट गए, मजा ही आ गया, मजा ही काट दिया, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, कमाल ही कर दिया। बोलो कोई बात नहीं, यू विश, अब तो पढ़ लिया, शुभ जहार, अब तो पढ़ लिया आपने। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? पक्का समझ में आई, कंफर्म समझ में आई? बोलो बेटा जी। अब हमको पढ़ना है दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कमाल की बात, जबरदस्त बात,
जानने के लिए बोर्ड पर देखिए, और वो जबरदस्त बात है, एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या चीज है समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा था सारी स्टोरी इसी कॉन्सेप्ट में है, मतलब सब कुछ, सारी केमिस्ट्री यही है। अगर हमें हाइब्रिडेशन को एनालाइज करना है, क्योंकि पहली बात तो एनालिसिस क्यों करना पड़ रहा है, एनालिसिस करने की वजह है कि ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमें इसको एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बोलो बेटा जी, थ्योरेटिकल एनालिसिस करने पड़ेंगे इसको समझना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में हाइब्रिडेशन को 3 तरह से एनालाइज किया जाता है। पहला स्टेरिक एनालिसिस या ऑर्बिटल एनालिसिस, ऑर्बिटल एनालिसिस, ऑर्बिटल एनालिसिस के थ्रू हाइब्रिडेशन को समझेंगे। इसको कई लोग मैथमेटिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम लोग हाइब्रिडेशन को समझते हैं। दूसरा है, वो है स्टेरिक एनालिसिस, जो अभी हम लोगों ने फैक्टर देखा था, उसके बेस पे हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक एनालिसिस। और तीसरा है एनर्जेटिक एनालिसिस, एनर्जी के बेस पे हाइब्रिडेशन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्रूव तो हम कर नहीं पाएंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे। एनर्जेटिक एनालिसिस को हम लोग हाइब्रिडेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, हाइब्रिडेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ये 3 तरीके हैं पूरी केमिस्ट्री में जिससे हाइब्रिडेशन को समझा जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। आइए मैं पहला डिस्कस कर रहा हूं, ऑर्बिटल एनालिसिस। उससे पहले एक बात आपसे पूछनी है मुझे। मान लो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन पढ़ा रहा हूं मैं, या नेचर ऑफ मिक्सिंग, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या नेचर ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग का क्या नेचर होता है या हाइब्रिडाइजेशन के क्या नेचर होते हैं, ये मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं। आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। मान लीजिए एक s ऑर्बिटल है और एक ही p ऑर्बिटल है, 3 नहीं है, मान लो एक ही p है, और ये दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, गुलू 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 गुलू, ये मिक्स ये मिक्स ये मिक्स हो रहे हैं। और मिक्स होने के बाद सपोज करो ये 2 नए ऑर्बिटल बना रहे हैं, एक ये और एक ये। ऑब्वियसली ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, s और p मिक्स हो रहे हैं तो sp नाम होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का। बोलो बेटा जी, sp नाम के हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल बना रहे हैं। बताओ ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे? जवाब दो, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सारे बनने वाले ऑर्बिटल आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे? फटाफट जवाब चाहिए मुझे। जनता जवाब चाहती है, मैं जवाब चाहता हूं, जल्दी बोलिए। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे? जल्दी से बताइए मुझे कि आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे। यस और नो? आइडेंटिकल होंगे, विनय नहीं होंगे। आइडेंटिकल होंगे, नहीं, एंगल वेंगल नहीं पूछ रहा हूं मैं रूपाली, आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे, मुझे इसका जवाब चाहिए। प्राची होंगे, यस। प्रियंका स्वामी का करेक्ट आंसर है, हो भी सकते हैं और नहीं। आइए यहीं से मैं एक बात समझा रहा हूं। जब भी कोई 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, तो उनके बाद, उनकी मिक्सिंग के बाद बनने वाले नए जो ऑर्बिटल आपको दिखाई देते हैं, उनके 2 केस हो सकते हैं। वो बनने वाले दोनों ऑर्बिटल आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। मींस जो 2 नए बने वो दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी हो। आइडेंटिकल ऑर्बिटल तब कहलाएंगे जब जितना परसेंटेज एस करेक्टर इसमें हो उतना ही परसेंटेज एस, तो हम इन्हें बोलेंगे आइडेंटिकल। और
ये नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। नॉन आइडेंटिकल ये तब होंगे या जब होंगे तब इसका मतलब एस और पी मिक्स तो हुए हैं। एस के अंदर पी भी है, पी के अंदर एस भी है, मतलब इसमें भी एस प्लस पी है, इसमें भी एस प्लस पी है, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। मींस इसका परसेंटेज एस करेक्टर इसके परसेंटेज एस करेक्टर के बराबर नहीं है। और पूरी केमिस्ट्री में ऐसे केसेस 90% एग्जिस्ट करते हैं, उससे भी ज्यादा 10% ही ऐसे केस एग्जिस्ट करते हैं। जब जब ऐसा होता है तब तब मिक्सिंग्स को कहा जाता है आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। इन मिक्सिंग्स को ही कहते हैं हम लोग आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। दीज मिक्सिंग्स आर कॉल्ड आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। इन्हीं का नाम है आइडियल हाइब्रिड। और जब जब ऐसा होता है मिक्सिंग्स को कहा जाता है नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। इन मिक्सिंग्स का ही नाम है नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन लें। नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन को कभी कभी दूसरे वर्ड्स में फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इन्हीं को दूसरे वर्ड में फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन। सो प्लीज दोनों तरह का नेचर हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन का। क्लियरली सुन लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन दोनों नेचर का हो सकता है। वो आइडियल भी हो सकता है, वो आइडियल भी हो सकता है, और वो नॉन आइडियल भी हो सकता है। अब आप मुझसे जानना चाह रहे होंगे कि सर बताइए ऐसा कब होगा और वैसा कब होगा। मींस सर आप हमें एक्सप्लेन कीजिए कि जो आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे हैं उसके जो दो केस आपने हमको पढ़ाए। पहला केस पढ़ाया आइडियल, दूसरा केस पढ़ाया नॉन आइडियल। सर ये आइडियल हाइब्रिडाइजेशन कब होता है और नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन कब होता है? इसी को जानने के लिए, इसी को समझने के लिए, इसी को एनालाइज करने के लिए, इसी को सीखने के लिए हमको अगला लेक्चर पढ़ना होगा। उसी में हम इसको एनालाइज कर करके देखेंगे। हम अलग अलग तरह से एनालाइज करेंगे। आज सारा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम सारे हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एडवांस टॉपिक करेंगे। ड्रैगो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर, उनका कैलकुलेशन, उन पे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारी चर्चाएं आपकी अगले लेक्चर में हमारी होंगी। थ्योरेटिकल बेस मैंने तैयार कर दिया है, अब तो कुछ नहीं है। अगला क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। जितने एग्जामों में सवाल आते हैं सारे उसी क्लास पे डिपेंड है। मान लो उसी क्लास में सब कुछ होता है। एवरीथिंग, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, एवरीथिंग गजब की वो क्लास है, और वो मैं शुरू करूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घरों पे रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।